कहानी शुरू होने से पहले पावर का स्केल समझ लो। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी के बारे में, जो है 1.24 ट्रिलियन डॉलर। और ये सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, ग्लोबल इकोनॉमिक टेबल का हैवी हिटर है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 569 बिलियन डॉलर इकोनॉमी, साइज छोटा है लेकिन स्पीड रॉकेट जैसी। और अगर बात करें इन दोनों फैमिलीज की वेल्थ के बारे में, तो यूएई की अल नहयान फैमिली तकरीबन 336 बिलियन डॉलर्स, और ये सिर्फ पावर तक महदूद नहीं, ग्लोबल मार्केट्स तक फैली हुई है। सऊदी अरेबिया की अल साउद फैमिली तकरीबन 214 बिलियन डॉलर्स है, ऑयल से ज़्यादा सिस्टम पर कब्जा, और ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये लेवरेज है। अगर ये दोनों वाकई मिल जाते तो सिर्फ अरब दुनिया नहीं, वॉशिंगटन अपनी पॉलिसीज दोबारा लिखता, बीजिंग अपने नंबर से रिकैलकुलेट करता, और मॉस्को सिर्फ खामोशी से देखता, क्योंकि ये सिर्फ शहजादे नहीं, ये विजनरीज हैं, ये सॉवरेन आर्किटेक्ट्स हैं। ये वो लोग हैं जो एक डिसीजन से ऑयल मार्केट्स को फ्रीज कर देते हैं, जो रेगिस्तान को मेगापोलिस बनाने का ब्लूप्रिंट रखते हैं, और दुनिया को बताते हैं कि डेस्टिनी जियोग्राफी से नहीं, स्ट्रेटजी से बनती है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जो कभी एक मिशन पर थे, आज एक दूसरे के लिए स्ट्रेटेजिक रिस्क क्यों बन गए? शुरू में कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मोहम्मद बिन ज़ायद अरब दुनिया के सबसे कोल्ड और कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक माइंड थे। मुल्क छोटा था लेकिन रीच ग्लोबल लेवल पे थी। और मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया का वो प्रिंस जो विजन 2030 को रॉकेट फ्यूल बनाकर मुल्क को पेट्रो डॉलर से फ्यूचर इकोनॉमी की तरफ धकेल रहा था। रियाद के कॉरिडोर्स में पला डेजर्ट कल्चर का हिस्सा, लेकिन दिमाग में 21वीं सदी का डिस्ट्रप्शन ब्लूप्रिंट। इस वक्त मोहम्मद बिन ज़ायद मेंटोर था, गाइड था, शेडो आर्किटेक्ट था। जब मोहम्मद बिन सलमान ग्लोबल स्टेज पर अननोन था, तो मोहम्मद बिन ज़ायद उसके पीछे खड़ा था, जैसे स्टार्टअप के पीछे स्ट्रेटेजिक एंजल इन्वेस्टर। इलॉन मस्क का एक रूल है कि सिस्टम को कॉपी मत करो, सिस्टम को तोड़ो और फिर जीरो से रिबिल्ड करो। मोहम्मद बिन सलमान ने यही किया और सऊदी आइडेंटिटी को लाइन बाय लाइन रीसेट कर दिया। जब मोहम्मद बिन सलमान ने पावर पकड़ी तो सऊदी अरेबिया ने सांस लेना शुरू किया। वुमेन ड्राइविंग, सिनेमा और कॉन्सर्ट्स, क्लर्जी की मोनोपोली खत्म, करप्शन क्रैकडाउन, और नियोम जो फ्यूचर का शहर, फ्यूचर का गैम्बल है। ये सिर्फ रिफॉर्म्स नहीं थे, ये सऊदी अरेबिया का रीब्रांडिंग कैंपेन था, पास्ट से ब्रेक और फ्यूचर पर बेट। मोहम्मद बिन ज़ायद का मॉडल ये है कि पावर बाय कंट्रोल, एक्सट्रीमिज्म पर जीरो टॉलरेंस, ट्रेड रूट्स पर आयरन ग्रिप, इकोनॉमी पर सेंट्रलाइज्ड कमांड। इसी मॉडल ने यूएई को मिडिल ईस्ट से निकालकर अफ्रीका, यूरोप और एशिया तक फैला दिया। प्रेडिक्टेबिलिटी इक्वल है पावर के। और मोहम्मद बिन सलमान का मॉडल पावर बाय डिस्ट्रप्शन, स्पीड ओवर हायरार्की, विजन ओवर ट्रेडिशन, सिस्टम रीसेट ओवर सिस्टम मेंटेनेंस। और जब दो अल्फा लीडर्स दो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चले तो कोलिजन इनएविटेबल होती है। नंबर 1 पे आता है यमन। साथ भी अलग भी, दोनों ने मिलकर हुतीस के खिलाफ जंग शुरू की। सऊदी अरेबिया का फोकस ये था कि हुतीस को बॉर्डर से दूर रखना और नेशनल सिक्योरिटी, जबकि यूएई का फोकस ये था कि सदरन यमन, पोर्ट्स अदन और ग्राउंड पर प्रॉक्सी मिलिशियाज। वक्त के साथ यूएई ने डायरेक्ट मिलिट्री रोल कम किया, सऊदी अरेबिया जंग में फंसा रहा और ट्रस्ट गैप यहीं से वाज़े हुआ। नंबर 2 पे आती है इकोनॉमिक वॉर, दुबई वर्सेस रियाद। विजन 2030 के तहत सऊदी अरेबिया ने फैसला किया कि जो फॉरेन कंपनी सऊदी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स चाहती है, उसका हेडक्वार्टर रियाद शिफ्ट होगा। ये सिर्फ रूल नहीं था, दुबई के बिजनेस क्राउन पर डायरेक्ट स्ट्राइक था। यूएई ने इसे डिप्लोमेसी नहीं, साइलेंट इकोनॉमिक वॉर समझा। नंबर 3 पे आता है ओपेक प्लस, जो ऑयल पर टकराव है। यूएई का मानना है कि अगर कैपेसिटी ज्यादा है तो कोटा बढ़ाओ, और सऊदी अरेबिया का मानना है कि स्टेटस को पर मार्केट कंट्रोल पहले। 2021 में ओपेक और मीटिंग्स ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई। पब्लिक डिसएग्रीमेंट रेयर और सिंबॉलिक रहे, मतलब सिग्नल क्लियर था कि ये सिर्फ पार्टनर्स नहीं रहे। नंबर 4 पे आता है इसराइल, जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यूएई ने बोल्ड मूव लिया। अब्राहम अकॉर्ड्स, इसराइल के साथ फुल टाइज, ट्रेड, टेक, सिक्योरिटी। सऊदी अरेबिया अभी तक पब्लिकली पैलेस्टाइन कार्ड के साथ कॉशियस हैं।
यूएई ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया और सऊदी अरेबिया को रीजनल डिप्लोमेसी में प्रेशर महसूस हुआ। नंबर 5 पे आता है अफ्रीका एंड रेड सी, जो कि क्वाइट चेस है। सूडान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रेड सी कॉरिडोर, पोर्ट्स, बेसिस, एलाइज, कभी कभी ऑपोजिट फैक्शंस को बैक किया। नो हेडलाइंस, नो नॉइज, बस साइलेंट जियोपॉलिटिकल चेस। छोटा भाई नो मोर। पहले परसेप्शन ये था कि सऊदी लीडर है और यूएई छोटा भाई है। आज रियलिटी ये है कि यूएई फास्टर डिसीजंस, मोर एजाइल डिप्लोमेसी, बेटर ग्लोबल पोजीशनिंग। सऊदी अरेबिया को पहली दफा अपनी रीजनल लीडरशिप चैलेंज नजर आती है। 30 दिसंबर 2025 साउथ यमन अल मुकाला पोर्ट, रात के अंधेरे में 2 स्टेल्थ शिप्स फुजैरा से निकलते हैं। फिर एयर स्ट्राइक और हिस्ट्री में पहली बार सऊदी मीडिया खुद लिखता है कि यूएई लिंक्ड शिप्स तबाह कर दिए गए। 24 घंटे का अल्टीमेटम, यमन छोड़ दो। ये सिर्फ अटैक नहीं, स्ट्रेटेजिक वार्निंग थी। यूएई ज़ाहिरी तौर पर पीछे हट गया, लेकिन गेम खत्म नहीं हुई। सऊदी अलाइंड फोर्सेस ने हद्रमौत और अल महरा सिक्योर किए और यहीं पर मोहम्मद बिन ज़ायद और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान जो लाइन पहले नजर नहीं आती थी, वो परमानेंट रियलिटी बन गई। एलन मस्क के अल्फाज में, लीडरशिप का असली टेस्ट विजन नहीं, एग्जीक्यूशन होता है। और यहाँ दोनों एग्जीक्यूट तो कर रहे हैं, मगर एक डायरेक्शन में नहीं। तो सवाल ये नहीं कि मिडिल ईस्ट का फ्यूचर क्या होगा, सवाल ये है कि जब कंट्रोल और डिस्ट्रप्शन आमने सामने आ जाएं, तो हिस्ट्री किसको फॉलो करती है।